Today we going to discuss about production of electromagnetic wave. प्रोडक्शन यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डिस्कस की और मैक्सवेल ने एम्पियर का जो सर्किटल लॉ था उसमें जो इनकन्सिस्टेंसी थी वो कैसे फिक्स की और डिस्प्लेसमेंट करंट की खोज की उसके बारे में डिस्कस किया। ये जो मैक्सवेल ने इक्वेशन का सेट तैयार किया और एम्पियर का मॉडिफाइड लॉ दिया, उसके ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद ये जो मैक्सवेल ने मैथमेटिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रूफ दिया, लेकिन उसके बाद अप्रोक्स 30 इयर्स के बाद रॉबर्ट हर्ट्ज ने लेबोरेटरी में ईएम वेव का प्रोडक्शन किया और बाद में इंडिपेंडेंटली गुग्लियल्मो मार्कोनी ने इटाली में और इंडिया में जगदीश चंद्र बोस ने भी ये रेडियो वेव का प्रोडक्शन किया। तो ये जो उन्होंने प्रोडक्शन किया उसके लिए जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए ये हम जो ये सिंपल फिगर से ये ईएम वेव का प्रोडक्शन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ईएम वेव का प्रोडक्शन के लिए उसके सोर्स के लिए एक डाइपोल ली जाती है, उसे हर्ट्जियन डाइपोल बोलते हैं। और ये डाइपोल के दो एंड है, दो कंडक्टर एंड है और ये एंड पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इसकी पोलैरिटी तो चेंज होती रहती है और उसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जॉइंट किया जाता है। यहाँ मैंने ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स दिखाया है। मान लो कि ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एप्सिलॉन 0 उसका एम्पलीट्यूड है और वो टाइम का फंक्शन है। और हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स के बारे में जानते हैं, ये हर्ट्जियन डाइपोल जो होती है उसे ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जॉइंट की जाती है। यानी कि ये जो डाइपोल के दो एंड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऑसिलेशन करता रहता है। यानी कि यहाँ जो डीसी सोर्स होगा तो हम जानते हैं कि ये बैटरी की तरह ये पॉजिटिव या नेगेटिव एंड फिक्स होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में उसकी पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और उसका चेंज का जो टाइम होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ नॉर्मल एसी सोर्स हो और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज हो तो ऐसे में ये दोनों एंड की पोलैरिटी सेकंड में 50 टाइम्स चेंज होती रहती है। यानी कि ये दोनों की पोलैरिटी ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। आइए अब हम किसी स्पेस में पॉइंट यहाँ ये जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट पी कंसीडर करते हैं। यहाँ पॉइंट या पॉइंट को पी बोल देते हैं और ये पॉइंट पी पर हम कंसीडर करते हैं कि क्या पोजीशन होगी। ये जो हर्ट्जियन डाइपोल है उसमें पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, लेकिन हम किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर ऐसा कंसीडर करते हैं कि मान लो कि ये जो हर्ट्जियन डाइपोल है उसका ये एंड पॉजिटिव पोलैरिटी पर है और ये एंड नेगेटिव पोलैरिटी पर है। खास याद रखिए कि यह पोलैरिटी चेंज कंटिन्यूसली होती रहती है, लेकिन टाइम के किसी इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू टी टाइम पर यह पॉजिटिव एंड पर है। और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंड पर +2 कूलम चार्ज है, सिंपली हम कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ -2 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है। यानी कि यहाँ +2 कूलम चार्ज और यहाँ -2 कूलम चार्ज है किसी टाइम के t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पर। तो ऐसे में ये पॉइंट पर क्या कंडीशन होगी, हम ये पॉइंट्स को ये -2 कूलम चार्ज वाले पॉइंट को ये पॉइंट से जॉइंट कर देते हैं ऐसे, ये -2 पॉइंट वाले, और ये +2 कूलम चार्ज वाले ये पॉइंट को ये डाइपोल के एंड को पॉजिटिव एंड को ये पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और हम जानते हैं कि ये +2 चार्ज के कारण ये पॉइंट पर ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये -2 कूलम चार्ज के कारण ये पॉइंट पर ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हम दो कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे हम जेड कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, और ऐसे हम ये एक्स कंपोनेंट, दो कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं जो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका। और साथ साथ में ये जो नेगेटिव चार्ज के कारण, वेरी सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में
ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी हम दो कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ये जेड एक्सिस का एलोंग कंपोनेंट और ये एक्स एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट। और हम देख सकते हैं कि ये जेड एक्सिस के एलोंग जो कंपोनेंट है ये दोनों कंपोनेंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट है ये कंपोनेंट एक दूसरे को ऐड कर जाते हैं, और हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ये एक्स डायरेक्शन में देखने को मिलता है। यानी कि एक्स डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड यहाँ जो मैंने दिखाया है ये मैग्नीट्यूड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड T = T टाइम पर है। और बाद में क्या होता है, मान लो कि ये 2 कूलम जो हमने चार्ज कंसीडर किया ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बाद में उसकी पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। यानी कि ये एंड पर जो +2 कूलम चार्ज है वो डिक्रीज होता जाता है कंटिन्यूसली। 2 कूलम में से 1.9 कूलम, बाद में 1.8, 1.7, 1 कूलम, ऐसे ये डिक्रीज होता जाता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज का है, ये जो मैग्नीट्यूड का ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है, ऐसे डिक्रीज होता जाता है, इसलिए उसका एक्स कंपोनेंट भी डिक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही जैसे ये -2 कूलम चार्ज यहाँ से ये +2 कूलम चार्ज डिक्रीज होगा, ऐसे ये -2 कूलम चार्ज ये नेगेटिवली इंक्रीज होगा। यानी कि -2 कूलम में से -1 कूलम होगा, बाद में 0.5 कूलम होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये डायरेक्शन में है ये डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो ये बड़ी लेंथ का ये मैग्नीट्यूड है ये डिक्रीज होता जाएगा, बाद में ऐसे हो जाएगा ऐसे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ 0 कूलम चार्ज हो जाएगा, और यहाँ +2 कूलम चार्ज हो जाएगा, और यहाँ -2 कूलम चार्ज हो जाएगा। बाद में यहाँ अगर +2 कूलम चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, और यहाँ -2 कूलम चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। इसलिए ये दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो चार्ज है ये दोनों चार्ज कंटिन्यूसली डिक्रीज इंक्रीज होते रहते हैं और साइनोसोडियली टाइम के साथ वेरी होते रहते हैं, और उनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉइंट P पर ये कंटिन्यूसली एक्स डायरेक्शन में वेरी करता रहता है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, बाद में वो डिक्रीज होता जाता है और 0 हो जाता है, बाद में ये नेगेटिवली इंक्रीज होता जाता है और नेगेटिव मैक्सिमम होता है, और बाद में वो डिक्रीज होता जाता है। यानी कि यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ये ओसिलेशन करता रहता है, और वो ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ये जो हमने सोर्स की फ्रीक्वेंसी अप्लाई की उन पर डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पॉइंट भी कंसीडर किया, लेकिन हमारा पॉइंट ये हर्ट्जियन डाइपोल के ये कंप्लीट नियर बाय एरिया में होते, तो ये नियर बाय एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन है वो ओसिलेशन एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए मैं उसे एक EX से डिनोट करता हूँ। और ये EX = होगा E0, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड sin ω t। यहाँ जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसी ही फ्रीक्वेंसी ये पॉइंट पर होगी, यानी कि EX = होगा E0 sin ω t। लेकिन मैंने जो यहाँ पॉइंट कंसीडर किया ये पॉइंट से थोड़े से फार अवे है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन होगा वो थोड़ा सा पहले हो जाएगा, और बाद में यह पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन होगा उसका फेज ये पॉइंट के जो फेज होगा उससे थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। इसलिए मैं यहाँ -5 कर देता हूँ। या तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में ये EM वेव की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये -kx किया जाता है, k को वेव वेक्टर किया जाता है, और ये z आएगा, ये प्रोपोगेशन वेक्टर है और वेव की डायरेक्शन दिखाता है। यानी कि ये पॉइंट P पर जो वेव जनरेट हो रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी sin ω t - kz से दी जाती है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की और ये पॉइंट की बात की, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ओसिलेट कर ले। यहाँ जो z एक्सिस पर सारे के सारे सभी पॉइंट है, ये पॉइंट ये सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट कर रहे हैं। और T = T टाइम की बात करें तो ये पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन है
उससे सभी ये आगे के पॉइंट वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट सभी है वहाँ ओसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लेटर है, और यहाँ जो ओसिलेशन कर रहे हैं उसका फेज थोड़ा सा लीड कर रहा है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट करता हुआ हमें मिलता है। और आइए अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि यह हमारा जो एसी सोर्स है उसकी पोलरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, यानी कि ये जो चार्ज है ये दोनों एंड के बीच में ओसिलेशन करता रहे, यानी कि चार्ज मोशन में होते हैं, और वो भी मोशन उनका एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि उसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हम पता लगाते हैं। हम जानते हैं कि ये चार्ज ऐसे ओसिलेशन करते रहते हैं, इसलिए ये करंट ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। मान लो कि करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि ये डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ये हमारे थंब की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो हमारी फिगर ये डायरेक्शन में कर्ल होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये ऐसे कर्ल होगी। और ऐसे में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कर्ल होता है उसी कर्ल के टेंजेंटियल डायरेक्शन में यानी कि ये डायरेक्शन उसके टेंजेंटियल डायरेक्शन ये प्लेन ऑफ पेज से ये ऐसे बाहर आएगी नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि उसको हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट की डायरेक्शन में यानी कि ये नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में ये आएगी, और बाद में जब ये करंट रिवर्स होकर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा तब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये कर्ल जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन का कर्ल है ये ऐसे हो जाएगा, और उसके टेंजेंट की डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में आएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो पॉइंट पी पर हमने कंसीडर किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली एक्स डायरेक्शन में ओसिलेशन करता रहता है, उसी ही साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ये प्लेन ऑफ पेज के इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी कि उसे हमने वाई डायरेक्शन बोला है, यानी कि ये वाई डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ओसिलेशन करता रहता है, और उसका एम्पलीट्यूड दिया जाता है बी। ये एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ओसिलेशन करेगा, बी एक्स इज इक्वल टू बी जीरो, उसका एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। और हमने पहले ही बता दिया कि अगर यहाँ ये नियर बाय एरिया में जो पॉइंट होगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये फेज दिया जाएगा ओमेगा टी से, लेकिन बाद में जो भी पॉइंट आएगा उसके फेज थोड़ा सा लेटर होगा, इसलिए इसका फेज में से मैं ये माइनस कर देता हूँ के जेड, यानी कि हमने जो पॉइंट पी कंसीडर किया उस पर फेज दिया जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के जेड से। यानी कि हमने जो ये हर्ट्जियन डाइपोल कंसीडर की, ये डाइपोल से हमें स्पेस में किसी भी पॉइंट पर टाइम वेरिएंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन मिलते हैं, और यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ चार्ज नहीं चलेगा, चार्ज मोशन में होना चाहिए, और वो मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ चार्ज रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज मोशन में होना चाहिए, और अगर चार्ज सिर्फ स्टेडी मोशन में होगा तो वो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यानी कि चार्ज मोशन में भी होना चाहिए और वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए ही हमने यहाँ ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई किया था, ये हमें कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग ये चार्ज की मोशन प्रोवाइड करेंगे। और ये चार्ज से हमने जो यहाँ डिस्कस की ऐसे हमने ये एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाई डायरेक्शन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और यहाँ जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है ऐसे ही कंडीशन ये सभी ऐसी ही सिचुएशन यहाँ सभी पॉइंट पर होगी, और हमें जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता हुआ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ग्राफ है यही मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट पर हमने सोर्स रखा है यानी कि हर्ट्जियन डाइपोल,
डाइपोल, और यहाँ से हमें कंटिन्यूसली वेरी करता हुआ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ऐसे ये जो मैंने रेड लाइन से यहाँ इंडिकेट किया है, ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है और उनके एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ऑसिलेशन करता हुआ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और ये दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं और साथ साथ में ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से भी ये 90 डिग्री पर होता है, और ऐसे हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलते हैं। यहाँ हम एक क्लियरिटी कर देते हैं कि किसी भी बुक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंडिकेट करने के लिए जो ये ग्राफ दिखाया जाता है, ये ग्राफ सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे नहीं होता, यानी कि जो वाटर वेव्स में ऐसे ये वाटर वेव्स ऐसे पास होते हैं, ये वाटर का जो मैटर फ्लो होता है, ऐसे कोई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्लो नहीं होता। मान लो कि हम रूम के बारे में बात करते हैं और हमारे रूम में लाइट है, तो उसका मतलब ये है कि रूम के जो सारे के सारे पॉइंट है, उसी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली टाइम और स्पेस के साथ ये वेरी करते हैं, और उसका टाइम वेरिएशन बताने के लिए हम ऐसे ग्राफ का यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये जेड डायरेक्शन में ऐसे उनका फ्लो हो रहा है, लेकिन ये ग्राफ का मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ जो पॉइंट है, यह पॉइंट पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस वेरिएशन हो रहा है, और आगे के पॉइंट की बात करें तो आगे के पॉइंट पर भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस वेरिएशन हो रहा है, और ये दोनों पॉइंट पर जो स्पेस वेरिएशन हो रहा है वहाँ साथ साथ में टाइम वेरिएशन भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड भी स्पेस और टाइम में वेरी हो रहे हैं, और ये दिखाने के लिए हम ऐसे ग्राफ का यूज करते हैं। और आगे हम कैरेक्टरिस्टिक में एक बात ये भी नोट करेंगे, ये जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c होता है। यानी कि ये इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में बहुत बहुत लार्ज होता है। यानी कि यहाँ हम जो ग्राफ में दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन रेड लाइन से और ये ब्लू लाइन से मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों इक्वल ही दिखते हैं, लेकिन सच में ये इक्वल नहीं होता। रियल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत ग्रेटर होता है और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉलर होता है। और यही एक ही रीज़न है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसे ज़्यादातर कंसीडर नहीं किया जाता, और हमारी आई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से ही सेंसिटिव है। यानी कि हमारी आई की जो रेटिना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर, उसके लिए ही सेंसिबल है, और हमारा ब्रेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को ही सेंस करते हैं। इसलिए हमें जो भी लाइट की विजन देखने को मिलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही देखने को मिलती है।